Good morning, all of you. Myself, Rekha Acharya, Assistant Professor, Government Law, PG College, बीकानेर। कल की क्लास में हमने देखा था डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन दोनों अलग अलग युक्ति हैं, इसको हमने कल समझा था। आज हम बात करेंगे मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 39 से लेके 45 तक के ये सेक्शन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में हमें बताया गया है। हम बात करेंगे पहले सेक्शन 39 की कि सेक्शन 39 क्या कहता है कि फर्म का विघटन कब माना जाएगा, जब साझेदारी का विघटन होता है। ये कल की क्लास में देखा था। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सेक्शन 40 की, सहमति द्वारा विघटन यानी कि डिसॉल्यूशन बाय कंसेंट। 41 में बात करेंगे कंपल्सरी डिसॉल्यूशन यानी कि अनिवार्य विघटन। 42 के अंतर्गत बात करेंगे आकस्मिक हो जाता है या सायंगिक घटनाओं के घटित होने से जो विघटन होता है, यानी कि डिसॉल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसीज। तो ये बात आ रही आकस्मिक और सायंगिक घटना की। सेक्शन 42। अब बात आ रही है 43 यानी कि मोड से एक मोड देख लिया अपन ने, किसके द्वारा हो रहा है, कंसेंट के द्वारा। सेकंड मोड में क्या हो गया, कंपल्सरी। थर्ड मोड में क्या हो गया, कोई आकस्मिक घटना घट गई, सेक्शन 42 के अंतर्गत। अब बात आती है सेक्शन 43। ये कैसा मोड बता रहा है डिसॉल्यूशन का, यह बता रहा है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस की सूचना के द्वारा विघटन किया जा रहा है या विघटन हो रहा है, तो वो आएगा सेक्शन 43 के अंतर्गत। फिर जो अंतिम है विघटन का पॉइंट कि डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट के द्वारा विघटन इसका किया जाएगा फर्म का। तो हम कितने मेथड्स पढ़ चुके हैं, डिसॉल्यूशन बाय कंसेंट, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, नोटिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो अभी ये मेथड दिए गए हैं 5, जिसके अंतर्गत डिसॉल्यूशन होता है फर्म का। तो आज हम बात करेंगे 2 मेथड की, यानी कि सेक्शन 40 और सेक्शन 41 के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 40 क्या कहता है कि ठहराव द्वारा जो एग्रीमेंट किए गए हैं उसके द्वारा विघटन करना है। 2 बातें दी गई है इसके अंतर्गत। पहली बात क्या होगी कि विघटन कैसे होगा साझेदारी फर्म का, एक तो कंसेंट से होगा और दूसरा एग्रीमेंट से होगा। तो हम पहली बात कर रहे हैं डिसॉल्यूशन बाय कंसेंट के बारे में। सेक्शन कौन सा चल रहा है, 40 नंबर सेक्शन चल रहा है, जो बताता है 2 चीज़ें इसके अंतर्गत आई है, 2 कंटेंट है, यानी कि डिसॉल्यूशन हो रहा है लेकिन 2 तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट के द्वारा, सेकेंड बाय एग्रीमेंट के द्वारा। तो बाय कंसेंट के द्वारा से कैसे होगा कि साझेदारी के जो फर्म के जो सभी साझेदार हैं, सभी जो पार्टनर हैं, वह उन्होंने क्या बना ली, अपनी सहमति बना ली है कि हमें क्या करना है, फर्म का विघटन किया जा सकता है। तो सभी साझेदारों की सर्वसहमति से। अब हो जाता है कि ये सभी साझेदार सर्वसहमति देने के लिए कोई टाइम बाउंड है क्या, या इस समय में उनको विघटन किया जाना चाहिए सहमति से, तो ऐसी कोई भी विधि नहीं है, ऐसा कोई भी उन पर रूल लागू नहीं है। सभी साझेदार कभी भी क्या कर सकते हैं, अपनी सर्वसहमति से फर्म का विघटन कर सकते हैं। ये जो स्थिति है विघटन करने की सहमति के द्वारा, ये कभी भी अपनाया जा सकता है। और यह भी हो सकता है जो निश्चित अवधि की जो साझेदारी है उसके अंतर्गत भी इस विधि के द्वारा यानी कि कंसेंट के द्वारा भी उसका डिसॉल्यूशन किया जा सकता है। तो सेक्शन 40 के अंतर्गत 2 बातें मैंने बताई थी कि 2 प्रकार से डिसॉल्यूशन, तो डिसॉल्यूशन बाय कंसेंट की बात हो रही है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ए और बी 2 कौन हो गए, साझेदार हो गए। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तभी साझेदारी और फर्म का निर्माण होता है। तो 2 साझेदार है और दोनों ने आज ही निर्णय कर लिया कि फर्म का विघटन कर दिया जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सहमति के द्वारा विघटन माना जाएगा। अब बात आ रही है दूसरी, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट की। ये तो थी कंसेंट तक की कहानी। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, बाय एग्रीमेंट की। अब फर्म का विघटन करना है साझेदार द्वारा क्या कर रहा है, ये जब एग्रीमेंट किया गया था
किस समय? जब फर्म का निर्माण किया गया था उस समय, क्योंकि संविदा के बिना भागीदारी का निर्माण नहीं होता। तो उसी समय या तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया गया है कि ऐसा कोई कार्य होगा या फर्म की स्थापना होगी, या उस समय क्या कोई एग्रीमेंट कर लिया गया है कि इसका हम क्या कर लेंगे, विघटन कर लेंगे इस समय के अंतर्गत। तो यह जो समय डिसाइडेड एग्रीमेंट में ये फर्म एस्टेब्लिश हो गई, यानी कि स्थापित हो गई, उसके बाद का भी हो सकता है या पहले भी किया जा सकता है। लेकिन साझेदारी के जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसे ठहराव का उल्लेख हो सकता है। अब ये भाई एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, क्या इम्प्लाइड ही ज़रूरी है या एक्सप्रेसली ज़रूरी है? तो कैसा भी हो सकता है, चाहे स्पष्ट हो चाहे गर्भित हो। क्या रिटर्न में होना ज़रूरी है? नहीं भाई, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये क्या हो गया भाई, एग्रीमेंट। क्या आपने पहले से ही एग्रीमेंट कर रखा है कि यदि ऐसा ऐसा कार्य होगा या इस समय के अंतर्गत क्या कर दूंगा, मैं एग्रीमेंट कर रखा है कि फर्म का विघटन हो जाएगा, तो उस प्रकार से फर्म का विघटन किया जा सकता है। दोनों जो विधियां हमने पढ़ी है सेक्शन 40 के अंतर्गत, दो कंटेंट लगभग में दोनों विधियां लगभग समान ही है, लेकिन कुछ कुछ भिन्नता है। जिसमें सहमति विघटन के अंतर्गत किसी भी समय आप क्या कर सकते हो, तत्काल ऑन द स्पॉट एट प्रेजेंट क्या कर सकते हो, फर्म का विघटन का निर्णय कर सकते हो। लेकिन यदि एग्रीमेंट किया गया है तो विघटन का निर्णय किसी पूर्व अनुबंध के अंतर्गत, यानी कि अनुबंध में क्या बात लिखी हुई है, अनुबंध में क्या समय दिया गया है, उसी समय किया जा सकता है। जैसे इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो एग्जाम्पल क्या आ रहा है कि ए और बी फर्म के क्या हो गए, साझेदार। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा कि दो में से कोई भी एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी स्वेच्छा से फर्म से रिटायर हो सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, फर्म का विघटन कर दिया जाएगा। जैसे ही बी क्या हो गया, निवृत्त हो गया, तो फर्म का ठहराव के द्वारा विघटन माना जाएगा। एफ.डी. मेहता बनाम मीनू मेहता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया था, उसके आधार पर यह एग्जाम्पल रखा गया है। तो ये प्रावधान है कि मेजोरिटी से फर्म का विघटन भी किया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान वैध ही होता है। जैसे कि ए, बी और सी तीनों फर्म के साझेदार हैं। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है कि फर्म का विघटन फर्म के 2/3 साझेदारों के बहुमत से किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं ना कि अपन के विघटन एग्रीमेंट के द्वारा हुआ, तो ये एग्रीमेंट भी हो सकता है कि 3 बंदे हैं तो इन्होंने क्या कर लिया कि मेजोरिटी जब भी होगी तो उस समय भी आप क्या कर सकते हो, विघटन कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि क्या उन्होंने क्या लिख लिया डॉक्यूमेंट में कि 2/3 साझेदारों की बहुमत से भी किया जा सकता है। तो फर्म का विघटन उसी समय प्रारंभ हो जाएगा जब फर्म साझेदार 2/3 बहुमत से फर्म के विघटन का प्रस्ताव पारित करते हैं। तो ये हुआ सेक्शन 40 के बारे में। दो टाइप पढ़ लिए अपने, बाई कंसेंट और बाई एग्रीमेंट डिसॉल्यूशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 की, यानी कि अनिवार्य विघटन। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन किन दशाओं में होता है कि उसका अनिवार्य रूप से विघटन करना आवश्यक हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है कि अब फर्म का विघटन करना ही पड़ेगा। अब फर्म अपना व्यवसाय चालू नहीं रख सकती है, उसके अपने फर्म को, व्यापार को बंद करना पड़ेगा। तो 41 इसके अंतर्गत 3 स्थिति ए और बी। तो 41A क्या कहता है, सबसे पहले कि 41A कह रहा है कि एक को छोड़कर, हमने पहले क्या बात की कि 2 या 2 से अधिक साझेदार होंगे, 2 व्यक्ति होंगे तभी साझेदारी का निर्माण होगा। अब इसके अंतर्गत पहला टॉपिक क्या आ रहा है कि चाहे 4 साझेदार है, चाहे 2 है, 2 5 है या 6 हैं, तो एक साझेदार बच गया है और सभी साझेदारों को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया, यानी कि दिवालिया घोषित हो गया है। अब क्या बचा है, एक ही साझेदार बचा है। तो एक ही साझेदार क्या कर सकता है, फर्म का व्यापार चला नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा, उसका कंपल्सरी रूप से डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा। कि जब फर्म के सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार क्या कर दिए गए हैं, दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं, तो फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। तो यह बात आती है 41 की क्लोज ए के अंतर्गत। दूसरा बी क्या कहता है 41B कि जो भी बिजनेस चलाया जा रहा है, फर्म में कोई ना कोई व्यापार के लिए ही साझेदारी का निर्माण किया जाता है कि लाभों में हिस्सा बांटने के लिए। अब जो बिजनेस किया जा रहा है वह क्या हो गया, विधि के विरुद्ध हो गया, अनलॉफुल हो गया, तब क्या होगा, तब भी फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है। कब, जब फर्म का बिजनेस क्या हो गया है, अनलॉफुल हो गया है और साझेदारों के लिए साझेदारी में व्यवसाय करना भी विधि विरुद्ध हो जाता है। अब ये स्थिति की तो दोनों घटनाएं कब घटित होगी, जब साझेदारी का निर्माण हो गया उसके बाद में ही घटित हो सकती है, तब फर्म का विघटन होगा। यदि स्थिति ऐसी पहले कि वह अनलॉफुल है या दिवाली है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी का निर्माण ही नहीं होता है। तो ये स्थिति क्या है, यह पहले की ही
स्थिति है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमने बात की कि अनलॉफुल हो गया है, व्यवसाय विधि विरुद्ध हो गया है। जैसे कि ए और बी दो बंदे हैं, उन्होंने क्या किया, चीनी निर्यात के उद्देश्य से एक फर्म की स्थापना करते हैं। अब सरकार क्या अध्यादेश लेके आई है, उसने क्या कर दी, बिजनेस किसका किया था, उन्होंने चीनी के निर्यात का, तो चीनी के निर्यात पर क्या कर दिया गया है, निषेध लगा दी गई है। तो अब यदि वो चीनी का निर्यात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्य अनलॉफुल हो जाएगा, उसको रखना अवैध हो जाएगा। तो स्वतः ही क्या हो गया, फर्म का विघटन कंपल्सरी रूप से हो गया। अभी लेकिन यह बात हमें साथ आ जाए कि भाई दो बिजनेस चल रहे हैं, एक बिजनेस तो अभी भी लॉफुल है, तो उन दोनों को क्या किया जा सकता है, अलग अलग यदि किया जा सकता है। जो पृथक्करणता का नियम हम पढ़ते हैं, हम आर्टिकल 13 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, यदि दोनों व्यापार अलग अलग है और एक दूसरे से प्रभावित नहीं है तो जो वैध व्यापार है वो चलता ही रहेगा। लेकिन एक दूसरे से मिंगल है तो उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो स्थिति यही हमारे सामने आ रही है कि मोड्स आपने फर्म का निर्माण कर लिया। अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसका डिसॉल्यूशन भी कर सकते हैं ऑफ मोड्स के द्वारा, इनके द्वारा। आज हमने दो मोड्स पढ़े, कौन सा, डिसॉल्यूशन बाय कंसेंट और दूसरा कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। अब हम कल बात करेंगे अब अगले में कि आकस्मिक संयोगिक कैसी घटनाएं हैं जिसके द्वारा विघटन होता है, या कोई नोटिस की भी ऐसी स्थिति है क्या जिसके अंतर्गत विघटन किया जा सकता है, और न्यायालय का विघटन कैसे करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।